मेरे वाले 3 साल से बिस्तर अलालत पर थे। मैं 6 साल बाद बैरून मुल्क से वापस आई तो सबसे पहले अपने मैके जाकर उनसे मिली। उन्हें देखकर मेरा दिल टूट गया क्योंकि वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। मेरी भाभी हर वक्त वालिद के पास मौजूद रहती और मुझे उनसे तन्हाई में एक लफ्ज़ भी बात नहीं करने देती थी। एक दिन भाभी बाजार गई हुई थी। मौका मिलते ही मैंने खामोशी से वालिद के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। बैरून मुल्क वापस पहुंच गए जब एक दिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसमें मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि बेटी चाहे कितनी ही दूर चली जाए, उसका दिल आखिरकार अपने मैके में ही धड़कता है। मैं उनकी इस बात पर मुस्कुरा देती थी और वो हंसकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहते, एक दिन मेरी बात ज़रूर याद आएगी। उस वक्त मुझे लगता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती, मगर ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि मैं उनसे 6 साल दूर रही। इन 6 सालों में ना सिर्फ मेरा मुल्क बदला बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, मगर एक चीज़ कभी नहीं बदली और वो थी मेरे वालिद की याद। मेरा नाम मरियम है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम थे और शादी के सिर्फ 8 साल बाद उन्हें बैरून मुल्क में एक बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। ये मौका ऐसा था जिसे छोड़ना हमारी माली हालत के लिए मुमकिन नहीं था। उस वक्त मेरे वालिद ने ही मेरा हाथ पकड़ कर कहा था, बेटा खुशी खुशी जाओ, बाप की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने उनके गले लगकर बहुत रोई थी। दिल चाहता था वो भी हमारे साथ चलें, मगर वो अपनी आबाई ज़मीन, अपना घर और अपने बेटे को छोड़ने पर तैयार नहीं थे। हमारे जाने के 2 साल बाद कोरोना की वबा फैल गई। परवाज़ें बंद हो गईं। फिर मेरे शौहर के काम का दबाव इतना बढ़ गया कि छुट्टी लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इन्हीं दिनों मैंने एक बेटे को जन्म दिया। ज़िंदगी मसरूफ़ होती गई, मगर हर रात सोने से पहले मेरी वालिद से वीडियो कॉल ज़रूर होती। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मैं ठीक हूँ बेटा, अपनी फ़िक्र करो, मगर मैं उनके चेहरे की थकन देख लेती थी। फिर एक दिन मेरे भाई आदिल का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसने कहा, बाजी अब्बू की तबीयत कुछ अरसे से ख़राब रहती है, मगर आप परेशान ना हो, डॉक्टर्स कह रहे हैं आराम की ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन कहा, मेरी अब्बू से बात करवाओ। भाई ने फ़ोन अब्बू को दिया तो उन्होंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पागल लड़की, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि तुम्हें डरा दूँ। तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन उस दिन उनकी आवाज़ में वो जान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इसके बाद फ़ोन कॉल्स कम होने लगी। कभी भाई कहता अबू सो रहे हैं, कभी भाभी कहती अभी दवा दी है, बाद में बात करवा दूंगी। शुरू में मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा कि हर बार कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। मेरी भाभी साइमा शुरू से ही बहुत नरम लहजे में बात करती थी। वो हर कॉल पर यही कहती, आप फिक्र ना करें, मैं अबू की अपने अबू से बढ़कर खिदमत कर रही हूँ। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन होने की कोशिश करती, मगर दिल न जाने क्यों बेचैन रहता। फिर एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली खाला ज़ुबैदा का फ़ोन आया। वो हमारे घर के सामने पिछले 30 साल से रह रही थी। उन्होंने आम बातों के बाद अचानक कहा, बेटा अगर मुमकिन हो तो एक बार आ जाओ, बुज़ुर्गों का क्या भरोसा। मैंने घबरा कर पूछा, खाला क्या अबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है? वो चंद दमे खामोश रहीं, फिर बोली, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं कहना चाहती, बस अगर आ सकती हो तो ज़रूर आ जाओ। इस एक जुमले ने मेरी रातों की नींद छीन ली। मैंने उसी हफ्ते शौहर से बात की। खुशकिस्मती से इस बार उन्हें एक माह की छुट्टी मिल गई। हमने फ़ौरन पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया। 6 साल बाद जब जहाज़ कराची की सरजमीन पर उतरा तो मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। हर लम्हा यही दुआ थी कि मेरे वालिद खैरियत से हों। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला। मैं उसे देखकर चौंक गई। वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके बालों में वक्त से पहले सफ़ेदी आ चुकी थी। मैंने उसे गले लगाया, मगर उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने बेसब्री से पूछा, अब्बू कहाँ हैं? उसने आहिस्ता से कहा, अंदर अपने कमरे में। मैं दौड़ती हुई अंदर गई। मेरे वालिद बिस्तर पर लेटे हुए थे। एक लम्हे के लिए मैं उन्हें पहचान ही ना सकी। जो शख्स कभी मजबूत जिस्म और बुलंद आवाज़ का मालिक था, आज सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे। चेहरे की झुर्रियाँ पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थीं। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और धीमी आवाज़ में कहा, देख लिया ना, मैंने कहा था एक दिन मेरी बात याद आएगी। मैंने रोते हुए कहा, अबू आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी हालत इतनी ख़राब है? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी भाभी हाथ में दवा और पानी का गिलास दी अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग तो रोना शुरू हो गए, अबू को आराम की ज़रूरत है। उसने फ़ौरन दवा अबू के मुंह में रखी और मेरी तरफ देखकर बोली, आप बाद में आराम से बात कर लीजिएगा, अभी डॉक्टर ने ज़्यादा गुफ्तगू करने से मना किया है। मैं खामोश हो गई। रात के खाने पर भी साइमा हर वक्त यही बताती रही कि वो अबू की कितनी खिदमत करती है, कौन सी दवा कब देती है, कौन सा डॉक्टर दिखाया, कितने पैसे खर्च हुए। मैंने कई बार भाई की तरफ देखा, मगर वो हर बार नज़रें झुका लेता। अगले 2 दिन मैंने एक अजीब बात महसूस की।
जब भी मैं अबू के कमरे में जाती, साइमा चंद लम्हों बाद वहाँ पहुँच जाती। अगर मैं कहती अबू से अकेले में बात करनी है, तो वो फ़ौरन कहती इन्हें आराम की ज़रूरत है। अगर मैं उनका हाथ पकड़ कर कुछ पूछती तो वो दरमियान में जवाब देने लगती। शुरू में मैंने सोचा शायद वाकई वो खिदमत के जज्बे से ऐसा करती हो, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि अबू मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। उनके होंठ हिले, मगर साइमा ने फ़ौरन कहा अबू दवा का वक्त हो गया है, और उनके मुंह में दवा डाल दी। मैं हैरान रह गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने भाई को छत पर अकेला देखा। मैंने उससे पूछा आदिल सच बताओ, अब्बू को हुआ क्या है? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला डॉक्टर कह रहे हैं। जिसम जवाब दे रहा है। मैंने पूछा और कुछ? उसने नज़रें चुरा ली। उसी लम्हे साइमा ऊपर आ गई। वो मुस्कुरा कर बोली आप दोनों यहाँ हैं और मैं नीचे ढूंढ रही हूँ। मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे वो हमें अकेले बात ही नहीं करने देना चाहती। चंद दिन बाद मेरी वापसी का वक्त करीब आ गया। मैं हर लम्हा बेचैन रहती थी। दिल कहता था इस घर में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। रवानगी से एक दिन पहले साइमा ने कहा मुझे बाज़ार जाना है, कुछ सामान लेना है। वो घर से निकली तो पहली बार पूरा घर गैर मामूली तौर पर खामोश था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता वालिद के कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट उभर आई। मैं उनके करीब बैठी और उनका हाथ पकड़ लिया। अबू आखिर बात क्या है? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ना? उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ खोले। सिर्फ एक लफ्ज़ अदा किया, अलमारी। मैं फ़ौरन उठकर कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी कि बाहर गेट खुलने की आवाज़ आई। साइमा वापस आ गई थी। मैं फ़ौरन रुक गई। चंद लम्हों में वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे अलमारी के पास खड़ा देखा तो उसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए बदल गया, मगर अगले ही लम्हे वो मस्तूई मुस्कुराहट के साथ बोली आप यहाँ हैं, अब्बू को आराम करने दें। मैंने उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया कि अगर मुझे सच जानना है तो और कोई रास्ता इख्तियार करना होगा। उसी शाम मैंने अपने सामान में रखा हुआ एक नहायत छोटा वायरलेस कैमरा निकाला, जो मैं बैरून मुल्क अपने बच्चे की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती थी। रात के जब सब लोग सो गया तो मैं खामोशी से वालिद के कमरे में गई और पर्दे के पीछे ऐसी जगह वो कैमरा लगा दिया जहाँ से पूरा कमरा साफ नज़र आता था, मगर किसी की नज़र इस पर ना पड़ती। अगली सुबह मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चंद घंटे बाद मैं अपने शौहर और बेटे के साथ दोबारा बैरून मुल्क रवाना हो गई, मगर मेरा दिल वहीं अपने वालिद के कमरे में रह गया। बैरून मुल्क वापस आकर मेरी ज़िंदगी दोबारा अपनी पुरानी रफ्तार पर चलने लगी, मगर मेरा दिल हर वक्त पाकिस्तान में अपने वालिद के कमरे में अटका रहता था। दफ्तर में बैठती तो बेख्तियार मोबाइल उठा लेती। रात को सोने लगती तो ख्याल आता कि इस वक्त अबू शायद जाग रहे होंगे। मेरा बेटा खेलने के लिए बुलाता, मगर मेरी नज़रें बार बार उस ऐप पर चली जाती जिसके ज़रिए वो छोटा सा कैमरा मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ था। मैंने खुद से वादा किया था कि हर वक्त रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगी, क्योंकि इससे शक पैदा हो सकता था। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि तीसरे ही दिन मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग खोल ली। शुरू की कई घंटों की वीडियोस बिल्कुल आम थी। अबू ज़्यादातर खामोश लेटे रहते। कभी नर्स आती और ब्लड प्रेशर चेक करके चली जाती। कभी मेरा भाई आदिल उनके पास बैठकर उनके पाँव दबाता रहता। साइमा हर वक्त कमरे में आती जाती रहती। पहली नज़र में वो वाकई एक खिदमत गुजार बहू दिखाई देती थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही इस पर बिला वजह शक कर रही हूँ। फिर एक रात की रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। साइमा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में मेडिसन थी। उसने पहले कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू के बिस्तर के करीब गई। मैंने आवाज़ बढ़ा दी। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी अबू के सुकून से रहना चाहते हैं तो खामोश रहा करें। मैं पूरी तवज्जो से स्क्रीन देखने लगी। साइमा ने एक गोली निकाली और ज़बरदस्ती अबू के मुंह में डाल दी। मेरे वालिद ने सर हिलाया जैसे वो दवा नहीं खाना चाहते हो, मगर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मज़ामत कर सकें। चंद ही मिनट बाद उनकी आंखें बोझल होने लगीं और वो गहरी नींद में चले गए। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि ये सिर्फ कमज़ोरी है, लेकिन ये दवा कौन सी थी जिससे वो चंद लम्हों में बेहोश जैसे हो जाते थे। मैंने अगले कई दिनों की रिकॉर्डिंग देखी। हर रात तकरीबन एक ही वक्त पर यही होता। साइमा सबके सोने के बाद आती, एक मखसूस दवा देती। अबू चंद मिनट बाद बेहोश ऐसे हो जाते। मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था, मगर अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि वो गलत कर रही है। फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। भाई आदिल दफ्तर गया हुआ था। घर में सिर्फ अबू और साइमा थे। फ़ोन बजा। साइमा ने फ़ोन उठाया। उसने कहा हाँ वकील साहब, सब तैयार है, बस उसके अंगूठे लगवाने हैं। मैंने हैरत से स्क्रीन की तरफ देखा। चंद मिनट बाद एक अजनबी शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो अबू के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने कहा चचा जी, यहाँ अंगूठा लगा दें। मेरे वालिद ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा ये किस चीज़ के कागजात हैं? साइमा फ़ौरन बोली बैंक की कार्रवाई है।
पेंशन के लिए ज़रूरी है। अब्बू ने इनकार में सर हिलाया। मैंने वाज़ेह देखा कि वो कुछ समझना चाहते थे, मगर साइमा ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा और स्याही लगाकर अंगूठा कागज़ पर रख दिया। मेरी सांस रुक गई। ये सब मेरे सामने हो रहा था और मैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा किया, फिर भी नहीं। तीसरी बार किया। इस बार उसने फ़ोन उठाया। मैंने घबरा कर कहा, आदिल फ़ौरन घर जाओ। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों? मैंने कहा, अभी कुछ मत पूछो, बस फ़ौरन घर जाओ। वो तकरीबन 20 मिनट बाद घर पहुंचा। मैं मोबाइल पर लाइव वीडियो देख रही थी। जैसे ही आदिल कमरे में दाखिल हुआ, वो अजनबी शख्स घबरा गया। उसने जल्दी से कागजात समेटे। साइमा ने फ़ौरन कहा, ये बैंक वाले थे। लेकिन इस बार मेरे भाई ने पहली बार सख्त लहजे में पूछा, कौन से बैंक वाले? वो आदमी कुछ जवाब ना दे सका। चंद लम्हों बाद वो जल्दी से घर से निकल गया। मुझे लगा अब सच सामने आ जाएगा, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब साइमा रोने लगी। उसने इतना शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। वो सबके सामने कहने लगी, आपकी बहन बैरून मुल्क बैठकर मेरे किरदार पर शक करी है। मैं दिन रात अब्बू की खिदमत करती हूँ और बदले में यही मिल रहा है। मेरे भाई ने मोहल्ले वालों के सामने कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, सब लोग अपने अपने घरों को जाएं। रात को मैंने दोबारा भाई को फ़ोन किया। उसने पहली बार सच बोला, बाजी मैं कई महीनों से महसूस कर रहा हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने रोते हुए कहा, सबूत मेरे पास है। मैंने उसे पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसका दोबारा फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, बाजी एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, अबू ने 6 माह पहले मुझे अलग बुलाकर कहा था कि अगर कभी मरियम आए तो उसे ज़रूर अलमारी दिखाना, लेकिन इससे पहले ही साइमा अंदर आ गई। मैं चौंक गई। मुझे फ़ौरन याद आया, अबू ने भी तो सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था, अलमारी। मैंने फ़ौरन कहा, आदिल कल सुबह सबसे पहले वो अलमारी खोलो, लेकिन एहतियात से। साइमा को खबर नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह भाई ने मुझे वीडियो कॉल की। वो आहिस्ता आहिस्ता वालिद के कमरे में दाखिल हुआ। साइमा नाश्ते के लिए किचन में थी। भाई ने पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर ज़्यादातर पुराने कपड़े और कुछ फाइलें थीं। वो एक एक चीज़ निकालने लगा। एक खुफिया खाने में जायदाद के असल कागजात, बैंक लॉकर की चाबी और एक बंद लिफाफा रखा हुआ था, जिस पर मेरे वालिद की लिखाई में सिर्फ मेरा नाम लिखा था। भाई ने फ़ौरन लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। उसने कांपती हुई आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, मेरे बच्चों, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे खुद बात ना कर सका। मेरी बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी तुम्हें बताई जा रही है। मुझे कई महीनों से ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिन्हें खाने के बाद मैं सारा दिन नींद बेहोश रहता हूँ। मैंने एक दिन गलती से साइमा और उसके भाई की बातें सुन ली थी। वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूँ। अगर मैं इनकार करूँ तो वो मुझे ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने असल कागजात यहाँ छुपा दिए हैं। साइमा अपनी शौहर के साथ भी सच्ची नहीं, उसे धोखा दे रही है। सिर्फ जायदाद के चक्कर में है बहन भाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई भी खामोश खड़ा था। इतने में बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। साइमा वापस कमरे की तरफ आ रही थी। आदिल गुस्से से पागल हो गया। उसी वक्त साइमा को तलाक दी और पुलिस को बुलवा कर बहन भाई को धोखा दही और बाप को नशावर दवाएं खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। अब मैंने परदेश में बैठकर सूखा सांस लिया। आदिल अबू का बहुत ख्याल रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता अबू की सेहत अच्छी हो गई। अब मैं सोचती हूँ कि कितने फितने हमारे अपने घर में पल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।